हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। काफी सिंपल चैप्टर है। तो इसके पहले हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और जनरल स्टूडेंट को इसकी मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड और डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसमें एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो हर चीज इस चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर सामने आपके कोई कैश बुक है और उस कैश बुक में आपके ओपनिंग बैलेंस लिखे है, सारी की सारी रिसिप्ट लिखी है, सारी की सारी पेमेंट है। लेकिन हम तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकाउंटिंग करते थे कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं हम उसको उसमें लिखते जाते। लेकिन मैं इमेजिन करूं और मैं सोचूं कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिले कि रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज से कि कितना मेरा इनफ्लो और कितना मेरा आउटफ्लो हुआ है। सो वो एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में बांटते, एक होती ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वो ये चाहेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हमको ये भी पता चले कि ये रिस्पेक्टिव एक्टिविटी से कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। सो हम अगर इमेजिन करें बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सो बैलेंस शीट में मैं पहले लाइबिलिटी साइड आता हूँ। लाइबिलिटी साइड आप यहां पर अगर देखेंगे, सो कैपिटल एक होता है। तो आज हम लोग पहले तो ये समझेंगे कि तीन एक्टिविटी क्या है, इसका हम आगे थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन सपोज ये शेयर कैपिटल है, तो मेरे पास ये पैसा आ रहा है। इनफ्लो मतलब पैसा आना और आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। तो जब मैं शेयर्स इश्यू करता हूं तो मेरे पास पैसा आएंगे कंपनी का, जब हम रिडीम करेंगे, ये बायबैक करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। तो वो रिलेटेड होता है फाइनेंस से रिलेटेड। उसी तरह अगर हम लोन की बात करें, लोन लिया तो पैसा आया और रीपे किया तो पैसा गया। सो ये लोन भी जो होता है वो आप किससे, जो आपने लोन लिए भी किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब अगर हम लोग एसेट साइड में जो और एसेट साइड में देखें तो वैसे इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होते हैं वहां पे, सो इन्वेस्टमेंट हमें ये लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम शेयर्स डिबेंचर्स में करते हैं वही एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी अगर हम फिक्स एसेट जिसको हम पीपी कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, पीपी भी खरीदे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। सो यहाँ पर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट हमने करी है, तो जब भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट, इसको अगर हमने बेचे तो इसको हमने अगर खरीदे तो हमारे पास से पैसा जाएगा आउटफ्लो। और अगर हमने कोई पीपी कभी बेच दी, वैसे पीपी बेचने के लिए नहीं लेते, लेकिन उसकी जब एंड ऑफ द लाइफ उसकी हम उसको बेच देते, तो बेच देते कुछ पैसा अगर आपका आया तो वो हमारा क्या हो गया, इनफ्लो। सो यहाँ पे भी आप देखोगे, और कोई इन्वेस्टमेंट आपने शेयर से डिबेंचर्स खरीदे, इन्वेस्ट करे, तो आपने खरीदे तो पैसा गया, बेचे तो पैसा आया। तो ये इन्वेस्टमेंट में पैसा आ रहा है और ये क्या हो रहा है, जा रहा है। सो मैं ये चाहते हैं कि हम लोग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब ये बनाते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि सर हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में बात आती है। आप ये चीज ख्याल रखना हमेशा, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आप जब भी देते हो या लेते हो, आपने देखना उसकी मेन एक्टिविटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर हमने पे करे, कंपनी ने डिविडेंड या इंटरेस्ट यहाँ पे पे करी, तो आप ये देखो कि भाई डिविडेंड और इंटरेस्ट हम क्यों पे करेंगे। हमने शेयर्स इशू करेंगे इसलिए डिविडेंड पे कर रहे होंगे, या फिर हमने लोन लिए तो हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो वो जो मेन एक्टिविटी है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि शेयर इशू करे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन लियो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना भी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसी तरह अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट करें और डिविडेंड हमको मिल रहा है, अगर शेयर्स परचेज करें तो हमको उसको डिविडेंड मिल रहा है, और अगर हमने किसी को लोन दी या डिबेंचर्स खरीदा हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। सो यहाँ पर हम देखें कि भाई हमको अगर यहाँ पे डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि कोई कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे या डिबेंचर्स खरीदे या लोन दिया आपने, तो जब आपको इंटरेस्ट से डिविडेंड मिल रहा है तो मेन एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो जो ये डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है ये भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सो आप ये ख्याल रखना कि आप ये पे कर रहे हो कि आप रिसीव कर रहे हो। अगर आप रिसीव कर रहे हो सो इट विल बी अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट करो जब भी आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आप ये पे कर रहे हो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्यों, क्योंकि आपने जब शेयर्स इशू करे उसी के ऊपर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, आपने लोन लिए उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करो, तो वो अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर्स इशू करना या लोन लेना, तो उसके ऊपर डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। अब यहाँ पे हम वैसे डिटेल में बात करेंगे अभी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूँ, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है आपके बिजनेस की, जो आप एक्सपेंसेस
और जो इनकम आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में लिखते हो, सो ये जो एक्टिविटी होती है, जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है आपकी, यहाँ पे जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, ये होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो मैंने देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देखा जाए यहाँ पे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग अगर देखें तो हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट वो अलग अलग एक्टिविटीज में वहां बटा हुआ है, कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो ये हम चाहते हैं कि एक जगह पे लेकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को लेकर, एक जगह पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को लेकर और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लेकर, ताकि ये पता चले कि पर्टिकुलर एक्टिविटी से कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो है, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। इसीलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। सो इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे, व्हाट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते व्हाट डू मीन बाय कैश, व्हाट डू मीन बाय कैश। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करता है और वो कहता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, as per accounting standard 3 issued by the council of ICA, cash includes cash in hand and demand deposit with bank। तो कैश का मतलब वो कहता होता है, वो कहता है कि कैश इंक्लूड, जो कैश हमारे पास है वो, और डिमांड डिपॉजिट फॉर जो वो पैसा जो बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपने अपने करंट अकाउंट में पैसा जमा करा विड्रॉ कर सकते हैं। तो कैश का मतलब होता है आपका इंक्लूड्स कैश एंड जो हमारा बैंक में बैलेंस है वो। साथ में कहते हैं कि कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि भाई पहले ओके, कैश इक्विवेलेंट का मतलब, जस्ट 1 मिनट, ओके, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट वो होते जिनकी मैच्योरिटी जो आप कह सकते हैं कि 3 महीने या उससे कम है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जिसकी डेट ऑफ एक्विजिशन से 3 महीने उसके कम है वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। और वो कहते हैं विच आर रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट। हमको पता है कि ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हुआ कि जब इसको बेचेंगे किस अमाउंट में बिकेगा। वी नो द अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, कोई भी रिस्क नहीं, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। हमको पता है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट बेचो तो कितने में बिकेगा, वो कैश इक्विवेलेंट होता है। सो हमारे पास अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो इसमें आता है हमारा कैश इन हैंड और हमारा बैलेंस विद बैंक। और कैश इक्विवेलेंट एक हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम होती फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। और वो क्या है आपका, आपका उसके हमको कन्वर्टेबल नोन अमाउंट रहती है कि जब वो कन्वर्ट होगा कितना पैसा मिलेगा, और उसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, बड़ी इनसिग्निफिकेंट है वो, उसमें कोई रिस्क नहीं, उसकी वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट नहीं हो रही, तो उसे हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। सो यहाँ पर जैसे हमने देखी कि 3 एक्टिविटी, अभी तीनों एक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक चीज हमें ख्याल रखना है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को वहां पे कवर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपने बोनस शेयर्स इश्यू करे, व्हाट एंट्री वी पास व्हेन वी इश्यू बोनस शेयर, वी पास रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उस एंट्री में अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस जर्नल एंट्री में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आप कहीं पर भी यहाँ पे कैश और बैंक आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप देखो कभी आपने कोई फिक्स्ड एसेट ली, उसके बदले में शेयर्स दे दिए, सो यहाँ पे एंट्री पास करे आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सो यहाँ पर भी कोई हमारा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश होता है आपका कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीज आती है, एक होता है कैश इन हैंड, बैलेंस विद वन और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो इन्हीं के बीच में अगर इसी के बीच में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता। एग्जांपल, आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक से कैश विड्रॉ करे, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में घूम रहा है ना, कैश बैंक में जमा करा है तो वो एक ही चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही हिस्सा है, तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्क नहीं करता। हाँ, लेकिन ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो या आउटफ्लो, ये 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा आता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वही चीज आती है जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। अभी हमें समझते हैं कि जब से मैं कह रहा हूं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, हम कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बड़ी सिंपल सी चीज है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो होती है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जिसमें आप बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स,
कलेक्शन आपको डेटर से कलेक्शन हुए, कैश सेल तो पैसा आया, पेमेंट टू क्रेडिटर आपने क्रेडिटर को पेमेंट करे, या कैश परचेज में कोई आउटफ्लो, तो आपके जो रेवेन्यू या कोई आपने एग्जांपल तो आगे में हम डिटेल में देखें, कुछ एक्सपेंसेस पे करे हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कुछ पे करे, सैलरी पे करे, वेजेस पे करे, all these are operating activity because they are related to revenue generating activity. The second part is the investing activity. Generally we think that in इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वी कवर्स, जनरली हमको ऐसा लगता है कि जो हमने शेयर से डिबेंचर में इन्वेस्ट करे सिर्फ वो ही आता है, नहीं, जो पीपीई है तो वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। सो यहाँ पर अगर रिलेटेड टू फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, इसमें कौन सी चीज आती है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट क्या करे, परचेज करे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो आपका आउटफ्लो, जब भी पैसा जाएगा दैट इज आउटफ्लो, तो वो नेगेटिव ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आउटफ्लो नेगेटिव लिखा है। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कब होगा, जब आपने इन्वेस्टमेंट की हो। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किए, हमने कोई कंपनी के शेयर से डिबेंचर परचेज कर, उस पर डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो शेयर से डिबेंचर खरीदना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसमें डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब हम लोग बात फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो रिलेटेड टू किससे होता है, शेयर और लोन से होता है, शेयर से और लोन से होता है। तो हमने इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आया, इनफ्लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पैसा आया, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडीम करे शेयर्स को तो पैसा गया, और उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेड, वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि शेयर्स इश्यू करना और डिबेंचर्स इश्यू करना वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उन पे इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। सो तीन कैटेगरी में इन एक्टिविटीज को बांटा गया, एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है, जो इन फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, और जो शेयर कैपिटल या डिबेंचर से जो रिलेटेड होती है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी एक्टिविटी है। सो मैं आगे जाऊं, आगे हम लोग देखेंगे अभी के मेथड्स पे जाओ, या मैं इसको डिटेल में अभी बात करूं, पहले डिस्कस कर लेते फिर हम क्वेश्चन शुरू करते। ओके, तो मेथड्स के बारे में बात करें तो दो मेथड्स होती है, एक होती डायरेक्ट मेथड और एक होती इनडायरेक्ट मेथड। वैसे देखा जाए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोनों ही मेथड में सेम रहता है, बस चेंज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड, तीन मेथड्स आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर अब मेथड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, मेथड्स के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, और डायरेक्ट मेथड से ही आपको करना था कितना आया और कितना गया। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड जो एक ऐड हो जाती है, किसमें हो जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो जनरली बच्चे इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन बिलीव मी वो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, और आसानी से वो चीजें होते जाएंगी। सो एक एक करके पहले हम समझते हैं, पहले हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में देखते हैं हम लोग किस तरीके से होता है डायरेक्ट मेथड। फिर इनडायरेक्ट मेथड में तो सिर्फ एक ही वो चेंज आता है जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर कौन डील करता है, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, हम लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करें। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसीव, अभी कौन सी, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, जो नेचर ऑफ बिजनेस उससे रिलेटेड। सो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और कैश सेल, ये आपका एक हो जाता है कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने कोई पेमेंट करे सप्लायर को या कैश परचेज हुई तो आउटफ्लो हुआ, जब भी आउटफ्लो होगा ना तो यहाँ पे आपको इस तरह ब्रैकेट में लिखना रहेगा, तो पैसा गया इसलिए यहाँ पे माइनस, उसके बाद कैश पे टू एम्प्लॉय सैलरी दिया आपने तो आप में माइनस, आउटफ्लो हुआ तो माइनस, फिर अदर कैश पेमेंट, ओवरहेड्स या कोई और एक्सपेंसेस, वेजेस पे किए, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई आपने पेमेंट कर तो वो एक्सपेंसेस हो हमारे, तो यहाँ से क्या हो जाएगी माइनस। फिर आपके यहाँ पे कोई फिगर आती है और यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, तो टैक्स के पहले, टैक्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन करना है, लेकिन आपका इनकम टैक्स जब आपने पे करे सो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और इन्वेस्टिंग फाइनेंस में आ सकती है कुछ केस में, उसके बारे में आगे बात करूंगा। फिर ये आपका आया था कैश फ्लो जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिफोर टैक्स आया, आपने यहाँ पे उसमें से टैक्स माइनस करे, और फिर ये आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फॉर एग्जाम्पल कोई केस था, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, क्लेम चल रहा है, क्लेम हमको रिसीव हुआ, केस जीत गए और इनफ्लो हुआ या कभी आउटफ्लो हुआ, तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि आप उसको सेपरेटली बताओ। तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है उसको सेपरेटली बताओगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं इनडायरेक्ट मेथड पे आता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट मेथड पूरी कवर कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग बात करें कैश फ्लो फ्रॉम आपकी इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन कौन से
ऑपरेटिंग, अच्छा ये इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड, मैं इनडायरेक्ट मेथड पे आता हूँ। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनडायरेक्ट मेथड पे जाएंगे, बहुत सिंपल है, डोंट वरी। सो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी दो चीज आती है, एक होती है पीपी और एक दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, तो दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। तो यहाँ पे देखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है इसलिए नेगेटिव है वहां पे। लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस गिवन, हमने लोन एंड एडवांस दिए, तुम्हारे पास से पैसा गया इसलिए नेगेटिव है। पैसा गया तो नेगेटिव, आउटफ्लो आया तो इनफ्लो, आउटफ्लो रहा तो ब्रैकेट में लिखना रहेगा हमको। फिर प्लस सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, आपने फिक्स एसेट बेचे या इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसा आया इसलिए प्लस साइन है। लोन एंड एडवांस रिसीव बैक, रिसीव बैक का मतलब होता है आपने लोन लिए नहीं, जो लोन दिए थे उसको वापस आपको उसने रीपे किया, तो वो आपके पास इनफ्लो हुआ। अगर हम लोन लेते दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पे रीपे किया, जो लोन दिए थे हमने उसको क्या किया बच्चों, उसने रीपे किया। ओके, तो पैसा आया तो उसने वहां पे ऐड किया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या हुआ आपके यहाँ पे, रिसीव्ड हुआ। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड यहाँ पे क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करे थे या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करे थे, तो वो शेयर से डिबेंचर में इंटरेस्ट और डिविडेंड हमको रिसीव हुआ आपका। तो यहाँ पे रिसीव हुआ, तो वो मेन एक्टिविटी अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और ख्याल रखना लोन एंड एडवांस रिसीव बैक लिखा है, मतलब आपने जो लोन एंड एडवांस दिए थे वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको रिसीव बैक हुआ तो वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो आपका इसका नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी जो होती है हमारी वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो रिलेटेड विद शेयर कैपिटल और किससे, लोन से। सो यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, कैपिटल, डिबेंचर या लोन टेकन, आपने लोन लिए, ये शेयर्स इशू करे, डिबेंचर इशू करे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब रीपेमेंट करे, आपने शेयर्स इशू करे थे तो आपने रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर को लोन रीपे करे या बायबैक करे, तो आउटफ्लो हुआ इसलिए यहाँ पे से माइनस लिखा। इंटरेस्ट और डिविडेंड आपने पे करे, कब पे करते, जब आप लोन या शेयर्स इशू करते उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट हम पे करते। तो अगर लोन और शेयर्स, जो शेयर्स इशू करना या लोन लेना अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ पे जो आपका नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो तीनों एक्टिविटी से जो हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसका आप ये टोटल करते और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट का और क्लोजिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट का लिखते। यहाँ पर आप अगर सपोज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 10 लाख था, क्लोजिंग 12 लाख है, मतलब 2 लाख रुपए से इस साल में आपका बड़ा है। तो कैसे बड़ा 2 लाख, तो ये रीजन आपका जो यहाँ पे तीनों एक्टिविटी का टोटल आएगा और दैट शुड बी डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो हमारे पास इससे हमको, सॉरी, इससे हमको पता चलता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग अगर 10 लाख है, क्लोजिंग 12 लाख है हमारा, तो इससे पता चलता है कि भाई हमारे पास ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी कर हम लोग इनफ्लो आउटफ्लो का नेट इफेक्ट ले तो 2 लाख रुपए एग्जांपल आता है। तो ये पता चलता है कि 2 लाख क्यों बड़ा, इन्वेस्टिंग की वजह से कितना बड़ा, फाइनेंसिंग की वजह से कितना और ऑपरेटिंग की वजह से कितना बड़ा है। सो ये इस तरीके से हम करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि एक्टिविटीज पहचानते हैं कि कौन से एक्टिविटीज पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर डायरेक्ट मेथड से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बच्चों फिर मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड बताता हूं, बहुत सिंपल है, उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको ये दिख रहा है, ये मेरे मतलब रेगुलर बैच की ये वर्किंग है, तो यहाँ पर मैंने उसका आपके रिवीजन के नोट्स में लिया। ये लॉजिक को समझ गए ना आप, कुछ भी नहीं है डायरेक्ट, लॉजिक को समझना है बस। ओके, उसमें एक लॉजिक वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, उसका भी लॉजिक यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, डोंट वरी। लेकिन हम पहले एक्टिविटी से रिलेटेड और डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चंस कर लेते और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड क्या उसमें डिस्कस करेंगे, उस पर भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। सो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको कहते हैं कि हमको ये पता लगाना है कि कौन सा, ये ऑब्जर्व करा कि इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जामिनेशन में ऐसे एक्टिविटीज पे भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है, तो पता लगाना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कैश इक्वल, 3 एक्टिविटी। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो भी अगर कुछ आइटम रहे तो हमको कहना रहेगा। लेकिन एक चीज मेरे को, एक और चीज आपसे कहना था, मैं उसको पहले कह देता हूँ फिर इस पे आता, आई एम सॉरी। पहले इनकम टैक्स कुछ पॉइंट्स मैं कह देता हूँ फिर मैं आप पे आता हूँ। अब क्या होता है कि ये इनकम टैक्स अभी क्वेश्चन में दिखते तो हमको ये नहीं समझ में आता कि कौन सी एक्टिविटी में से इनकम टैक्स को ले, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिपेंड्स। जनरली अगर कुछ नहीं बोला विल कंसीडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन कई बार टैक्स एक्सक्लूसिवली अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है और एक्सक्लूसिवली अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उस केस में फिर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, अदरवाइज वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा।
अब जैसे यहाँ पे लिखा है इन टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एंटरप्राइज। फिर कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट अगेंस्ट इनकम आर ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो इफ कंसर्न इनकम आर ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इफ द कंसर्न इनकम आर इन्वेस्टमेंट इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट और डिविडेंड मुझे रिसीव्ड हुआ। कब रिसीव्ड होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने शेयर्स परचेज करे, डिबेंचर परचेज करे, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ। उस इंटरेस्ट पे सपोज टीडीएस काटा गया, उस इंटरेस्ट पे सपोज टीडीएस काटा गया, तो भाई वो इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर जो टैक्स है दैट विल आल्सो बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसी तरह टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेन एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग इनफ्लो if concerned expenses are operating, so financing cash inflow if the concerned expenses are financing expense। इंटरेस्ट पेड, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे करे, कब? जब इंटरेस्ट हमने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स काटे, तो दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, so tax on that it will also be financing activity। So first we have to see the nature of tax. If it is related to operating activity, then that tax will be part of the operating activity. If that amount of tax related to investing activity or financing activity, then it will go under the investing or financing activity। If the TDS deducted on, suppose if the TDS deducted on the interest received, then that is a part of the investing activity, because when we receive the interest, it is a part of the investing activity. The tax on that will also be investing activity. If it is any item related to financing activity, then tax on that particular item will also be a financing activity. If not specifically mentioned in the question whether it is a investing activity or a financing activity, it will come under the category of operating activity if nothing is mentioned in the question. Okay, now the second point is insurance claim received. Insurance claim received is an extraordinary item, and it is specifically mentioned in the question. It's an extraordinary item under the operating activity, should be separately shown, where inflow or outflow whatever, but it should be separately shown. Now what happened, where it should be reflected extraordinary item, if not where it should be reflected operating, investing or financing activity, where it should be reflected, it depends the extraordinary item related to which. For example, if suppose the insurance claim received for the loss due to loss of stock, when we receive the insurance claim for the loss of stock, that stock is related to operating activity. So yeah, listen, the insurance claim received against the loss of stock or loss of profit are extraordinary operating cash flow, so it will be reflected under the operating activity. Now suppose insurance claim received against the loss of fixed asset, fixed asset is not operating activity, it comes under the category of investing activity. What happen in that case, if it comes under the category of investing activity, so उसके ऊपर अगर हमको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो इंश्योरेंस क्लेम भी कहां पर आ जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। सो हमें ये देखना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जब भी आता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किससे रिलेटेड है। जिस तरीके से मैंने आपसे टैक्स के केस में कहा, तो टैक्स के केस में जैसे कहा वैसा ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस क्लेम के केस में भी देखना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड। फिक्स एसेट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसमें अगर क्लेम मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा आप लोगों का। आपका स्टॉक है लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें कोई क्लेम मिल रहा है तो दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ एएससी रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर, मैंने आपसे पहले भी कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैश फ्लो, क्लासिफाइंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग ऑफ फाइनेंस सेक्टर एज द केस में भी, बस जहां पर भी है उसको अलग से हमको बताना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो आपने नेचर देखना कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किस से रिलेटेड है, जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो उस एक्टिविटी में वो आ जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला सो वी कैन कॉल इट इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम व्हिच कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे टैक्स का कुछ नहीं बोलता ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कुछ नहीं कहा तो इट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Now I'm coming to question number 1. We'll solve some question on activity to find out the activity, and then we'll move to direct method. After that I will discuss about the indirect method, we'll discuss about the concept, and we'll solve some question on indirect method as well. So now please come to question number 1. ये क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है कि सबसे पहले कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखे, आप इसका आंसर्स नहीं लिखे, मैं लिखते जा रहा हूँ, आपने भी लिख लेना। सबसे पहले यहाँ पे लिखे परचेज ऑफ मशीनरी, ये होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन प्रोसीड फ्रॉम फिक्स एसेट है क्योंकि वो प्रोसीड फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरो करे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से मिला, प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, और कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, ट्रेडिंग कमीशन जिसमें हम ट्रेड कर उसमें कमीशन रिसीव हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट परचेज करे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, व्हेन वी इशू प्रेफरेंशियल वी कॉल इट
financing activity. So when we redeem preference share, that is also financing activity. Cash purchase, operating activity. Proceed from sale of investment, investing activity. Purchase of goodwill, investing activity. Cash paid to supplier, creditor, operating activity. Interim dividend paid, financing activity. Wages and salaries paid, operating activity. Then proceed from sale of patent is intangible asset, investing activity. फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, हमने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट था तो आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिला दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट पेड बोरोविंग पे तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टमेंट पे तो ये कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ना रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपको रेंट रिसीव्ड हुआ लेकिन आपका बिजनेस नहीं, आपने कोई प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट रखे और उसके ऊपर आपको रेंट रिसीव्ड हुआ तो ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर रेंट रिसीव, दैट विल आल्सो बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Then income tax paid, if nothing is mentioned, we will consider it as operating activity. Dividend paid on preference shares, preference shares के ऊपर आपने डिविडेंड पे करे तो डिविडेंड पे करे तो ये क्योंकि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अंडर राइटिंग सॉरी अंडर राइटिंग कमीशन इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी. वाई, तो अब अंडर राइटिंग कमीशन कब देते हैं, शेयर्स इश्यू करते हैं ना, उसको बोलते हैं कमीशन देते हैं अपन, तो इसीलिए ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रेंट पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. रेंट ये बिजनेस का रेंट है, आपने कोई प्रीमाइसेस बिजनेस के लिए, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वहां पे रेंट रिसीव्ड हुआ था, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करे प्रॉपर्टी के उसके ऊपर तो इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी. ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैश क्रेडिट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, कोई इन्वेस्टमेंट अगर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो तो ही आपको कैश इक्विवेलेंट होता है, अदरवाइज वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है. रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव, इनकम टैक्स पे करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो उस पर रिफंड आया, सो वो भी कौन सी एक्टिविटी रहेंगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी. सो ये हमने डिस्कशन किससे रिलेटेड किया, डिस्कशन हमने रिलेटेड किससे किया, हमारी एक्टिविटी से. अब हम लोग आते हैं कि बड़े ही सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार ऑब्जर्व करे गए कि इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछती है आप लोग को डायरेक्ट मेथड पे 8 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे और अपने को सिंपल सेंटेंस को पढ़ना और ये पता लगाना कौन सी कैटेगरी और उस कैटेगरी में लिखना रहेगा. एक चीज ख्याल कर, हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना, कोई भी ट्रांजैक्शन दिया और डबल एंट्री उसकी फॉलो करना और उस एंट्री में अगर कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं आता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल बोनस शेयर इश्यू किया तो वी पास एंट्री रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पर आप मेरे को बताओ कि आपने बोनस शेयर्स अगर इश्यू करे यहाँ पे तो वी पास एंट्री रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कहीं पर भी यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. ओके, सो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. Prepare cash flow statement of Mrs. M&T Limited for the year ended 31st March 2011 with the help of the following information. अब यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट्स दिए, 15 पॉइंट्स दिए और पढ़ना और एक पहचानना कि कौन सी एक्टिविटी में वो जाएगा. अब वो हमसे पहला पॉइंट कहता है कि कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑनली, मतलब जो गुड्स बेचती सिर्फ कैश में बेचती. सेकेंड पॉइंट अपने से कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% फॉर द ईयर, ग्रॉस अमाउंट टू रुपीज 3,82,500. ये आपको क्यों दिया कि आपको 3,82,500 जो ये है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है दिस इज 30%. अगर ये 30 तो 100 कितना, तो सेल्स का फिगर आएगा. तो 3,82,500 अगर आपका 30 है सो 100 कितना, 3,82,500 अगर 30 है तो 100 कितना, ये आएगा आपका 12,75,000, 12,75,000 ये आ जाएगा. तो यहाँ पे सर ये तो सेल्स है लेकिन सेल्स कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर में बोला कि गुड्स वो कैश में बेच रहा है तो 12,75,000 दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो आप यहाँ सोल्यूशन में देखेंगे कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी 12,75,000. उसके बाद वो कहता है हमसे थर्ड पॉइंट में ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय ₹30,500. सो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं क्योंकि हमको इनफ्लो और आउटफ्लो देखना, वो इनडायरेक्ट मेथड में होता है, अपन बात करेंगे वहाँ पे, लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है. वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 4,92,500.
कई बार बच्चों को ये भी डिफिकल्ट होता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सी मेथड से, मैं बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट मेथड से करना है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना है। अब यहाँ पे हमको कहता है, अब हम डिस्कस करेंगे उसको इनडायरेक्ट मेथड के वक्त। यहाँ पे कहते हैं वेजेस पेड ड्यूरिंग 490 टू फाइंड, कौन सी एक्टिविटी बच, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Office and selling expenses paid during the 75,000. This is also operating activity. So 4,92,500 and office expense 75,000 paid है, outflow इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड आपने पे करे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 30,000 से 30,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000, आपने बैंक लोन रीपे करे, तो बैंक लोन लेते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, रीपे करना इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 2,15,000 रुपए का इंटरेस्ट है, दिस 15,000 इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 2,15,000 रुपए आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने यहाँ पे लिखे, एक सेकेंड में यहाँ पे, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। उसके बाद हमसे कहता है कि ट्रेड पेबल ऑन 31 मार्च 2020 एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2021 बाय ₹20। को डायरेक्ट मेथड में इसका कोई यूज नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में आपको बताऊंगा कि ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का लॉजिक है, वहां पे इसका यूज है। अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, और कैसे पहचाना डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस पर भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,60,000, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,60,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू ₹65,000 ऑन प्रोविजन फॉर टैक्स एज ऑन 30। अब इसमें पेड का अमाउंट आपको दे दिया ना, कितना टैक्स पे करे, तो प्रोविजन से अपने को कोई मतलब नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में होता है, अपन वहां बात करेंगे। टैक्स पे करे 65,000, ये आपने कुछ नहीं बोला, तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान ली। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, तो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 20,000 के प्रॉफिट में बेचे, तो 7 लाख 20 में बेचे, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वहां पे आएगा आपका 7,20,000। उसके बाद हमसे वहां पे कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स अमाउंट टू ₹85,000, ये मेरे लिए यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है, यहाँ पे मेरे लिए जो मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे रेलेवेंस नहीं, और डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट मेथड में रेलेवेंस होता है, पीएनएल के प्रॉफिट का बेस मानते हैं, इसलिए डायरेक्ट मेथड में मेरे कोई काम का नहीं। मेरे को सिर्फ इतना देखना है कितना आया और कितना गया और कौन सी एक्टिविटी, बस मेरे को इतना समझता है डायरेक्ट मेथड में, और कोई मेरे लिए रेलेवेंस नहीं रखता है। फिर कहता है प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 15 नवंबर 2020 फॉर ₹2,50,000, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करे, कितने का परचेज करे, 2,50,000 का, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,50,000 आउटफ्लो को ब्रैकेट में लिखे। उसके बाद ये आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी आपकी, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर कहते हैं अच्छा कैश का आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लाख दिया है, क्लोजिंग आपका 6,07,500। तो जब भी एग्जामिनेशन में अपने को कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी टोटल ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो क्रॉस चेक भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने को क्वेश्चन में ओपनिंग दिया 2 लाख और क्लोजिंग दिया 6,07,500, तो जो दोनों का जो डिफरेंस है 4,07,500, तो यहीं पे अपनी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी की टोटल भी इतनी ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये यहाँ पे ये जो आउटफ्लो की टोटल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, टैक्स पे करे, ये अमाउंट आया। वैसे और एक कॉलम बना के इसका आउटर कॉलम पे भी लिख सकते थे, इट्स ओके। तो ये आपकी ये आपका किसकी टोटल हुई, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ रहा है, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, 2,15,000, ये 2,45,000 आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पर आपने टोटल कर दिया था 4,07,500। तो इन दोनों का डिफरेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होता है, वही आपकी टोटल होती है आपकी नेट, वो आप ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं। इस चैप्टर के बाद हमें इंश्योरेंस, अभी तो चल रहा है डिस्कशन, बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के बाद इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वो जो 6 चैप्टर आपके, ये कंपनीज अकाउंट का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद वो 6 चैप्टर स्पेशल ट्रांजेक्शन वाले जो आपके इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हायर परचेज, डिपार्टमेंट, ब्रांच इन्वेस्टमेंट, वो 6 चैप्टर, और फिर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे डिस्कस करेंगे। ओके, सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और उसको डिस्कस करते। सिंपल है, प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, इंटरप्रेट करना, और उसको जो एक्टिविटी रेलेवेंट एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में जाकर उसको लिख देंगे।
जैसे कि आपसे यहाँ पे कहता है, फर्स्ट पॉइंट आपसे कहता है वो कैश सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% वॉज कैश सेल। तो मेरे को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे तो वही लिखना है कि जो मेरा कैश से इनफ्लो और आउटफ्लो का। एक मिनट, लेकिन यहाँ पे 135 करोड़ है, 135 करोड़ का 60% लूँ तो 60% कैश सेल है, उसका 60% लूँ तो वो आता है 81। तो ये कैश सेल 81 है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में डेटर्स, क्रेडिटर्स और बैंक के यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए। तो ठीक है, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते हैं 6 और 18.2, 6 और ये 18.2, तो दोनों का डिफरेंस है 12.2। आपकी टोटल आना चाहिए, एग्जाम में इस तरीके से क्रॉस चेक भी हो जाता है। लेकिन बहुत सिंपल है बच्चों, जब ये दिया आपको अकाउंट की बेसिक को थामे रखना, इससे इजी सब्जेक्ट आज तक के बना नहीं है। ये आपका एक डेटर्स अकाउंट बना है और ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट और ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, ध्यान से। तो मैं कहता हूँ डेटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, डेटर्स एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। सो आपने ओपनिंग लिखी यहाँ पे 45 और आपने क्लोजिंग लिखे कितना 50। उसी तरह क्रेडिट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते थे, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, दैट इज 21 और क्लोजिंग बैलेंस आपका 23। सो मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया। अब यहां पर अगर फर्स्ट पॉइंट में बात करें, कैश सेल 81 था, तो ये 81 आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख लिए। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 81 लिख ली, लेकिन क्रेडिट सेल की एंट्री क्या पास होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 135 का 40% अगर लो, वो तो 54। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये हो गया 54। सर ये क्यों लिख रहे हो, वो तो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ ना, वो इसलिए लिख रहे हो कलेक्शन फ्रॉम डेटर इनकम। अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, कोई भी एक मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो जाती है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर भी, अगर परचेज का फिगर आपने वहां पे क्रेडिट परचेज का फिगर लिखे, तो पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो उसको अपन बाद में देखेंगे, मगर जो इन्फॉर्मेशन आते जा रही है उसको हम लिखते जाएंगे। अब वो कहता है परचेज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज 80%, या क्रेडिट परचेज बोला 80%। तो 55 का 80% होता है आपका 44। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट का आपने क्रेडिट करेंगे 44 से। अब आपका कैश परचेज 20%। If credit purchase is 80%, then cash purchase will be 20%. So entry will be purchase account debited to cash account। 55 का आपका 20% होता है 11। तो यहाँ पर आप देखो 11 ये आउटफ्लो, कैश परचेज 11। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज 18 करोड़ एंड सैलरी पेड अमाउंटेड टू रुपीज 22 करोड़। जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस पे करे और जो आपने सैलरी पे करे वो आपकी कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 18 एंड 22, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 18 और 22, ये 18 और ये आपका 22, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि द कंपनी रिडीम डिबेंचर ऑफ 20 करोड़ एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। डिबेंचर होल्डर were issued equity share of rupees 15 crore towards redemption and the balance was paid in cash। डिबेंचर इंटरेस्ट ये पॉइंट फिर अलग है, इसको अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन इन्होंने करे क्या, एंट्री पास करना सीधा। इन्होंने करे क्या इसमें, कि मैं कहता हूँ इन्होंने करे क्या, डिबेंचर रिडीम कर दो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 करोड़, उस पर प्रीमियम पे कर दो, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10% 2 करोड़, टू इक्विटी शेयर कह दिए 15 करोड़ के, बैलेंस कैश में पे करे, कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे 22 माइनस 15 7 करोड़ का आउटफ्लो है। तो आपने डिबेंचर रिडीम करे वो 20 करोड़ के, उसमें प्रीमियम 2 करोड़, 22 करोड़। 22 करोड़ में से आपने जो डिस्चार्ज करे जब लाइबिलिटी, आपने उसमें 15 करोड़ की इक्विटी शेयर दी, तो 7 करोड़ बैलेंस इन कैश और बैंक। तो आपने ये जो रिडीम करे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे आप यहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 7 करोड़। तो एंट्री पास करना सीधा। फिर वो कहता है कि डिबेंचर इंटरेस्ट पे करे, उसी पॉइंट में हमसे कहता है कि डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 1.5 करोड़। तो आपने जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1.5 करोड़। इतना इजी है, और क्या होना, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 11.7 करोड़। आपने डिविडेंड पे करे कौन सी एक्टिविटी, आप पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो ये 11.7 करोड़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 12 करोड़ वे सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़। 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 2.4 करोड़ के प्रॉफिट पे बेचे, तो यहाँ पे एंट्री पास हुई। बैंक अकाउंट डेबिट 14.4 करोड़ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.4। बट हाउ मच इज द इनफ्लो, दैट इज 12 प्लस 2.4, दैट इज 14.4। तो यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14.4 आपका ये आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में।
उसके बाद यहाँ पे वो कहता है आपका 8 करोड़ वॉज पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। आपने 8 करोड़ टैक्स पे करे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये देखो इनकम टैक्स पेड 8 करोड़। उसके बाद ए न्यू प्लांट कॉस्टिंग ₹21 करोड़ परचेज, तो मैं एंट्री पास कर देता हूँ यहाँ पे, न्यू प्लांट अकाउंट डेबिट 21 crores was purchased in part exchange of an old plant. The book value of the old plant was 12 crore। तो अपने पास से जो ओल्ड प्लांट गया उसकी वैल्यू कितनी थी? 12 करोड़। बट द वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट एट ए वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़, 12 करोड़ का था जिसको हमने दी उसने 10 करोड़ की उसकी वैल्यू किया, मतलब 10 करोड़ में लिया, तो 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो लॉस हुआ आपका ये 2 करोड़ का। और उसके बाद कहते हैं कि द बैलेंस वॉज पेड इन कैश, तो बैलेंस निकाल लो कितना आ रहा है कैश और बैंक, 21 + 2 23 - 12 11, ये आ गया 11। सो आपने जो न्यू प्लान खरीदी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये 11, इस तरह। कितना इजी है देखो, एंट्री पास करा करो, बेसिक को थांबे रखा करो, याद करने की जरूरत ही नहीं। अकाउंट की खूबी ये कि सब्जेक्ट को याद ही नहीं करना है कुछ, बस बेसिक अच्छा होना। द फॉलोइंग बैलेंस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, देखो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो लिखा था डेटर्स क्रेडिटर्स के, और आपको क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज वहां पे लिखे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। जैसे डेटर्स के केस में 45 + 54 - 50 49, तो ये 49 क्या होगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी 49 आ रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा 49, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये है ना 49 ओके। 21 + 44 - 23, ये आता है आपका 42। पेमेंट टू क्रेडिटर आउटफ्लो, ये 42, ये आपने टोटल यहाँ पे बाहर लेके, ओके ये 29। उसके बाद अच्छा ये आपका ये कैसे, ये चाहिए टोटल इन कॉलम पे आना चाहिए। अच्छा ये किसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अच्छा ये ऑपरेटिंग और ये आपकी, ठीक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपकी इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी 12.2 खत्म। इतना सिंपल है। तो बस अपने ये पहचाना एग्जामिनेशन में कौन सी एक्टिविटी, वो रेलेवेंट एक्टिविटी में लिखना रहेगा अपने को, और इनफ्लो का आउटफ्लो वो देखना है। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, रिडीम करे फिर इतने के शेयर दिए, बचा हुआ हमने फिर कैश और बैंक दिए, उस केस में आपने क्या करना, बस डबल एंट्री अपने दिमाग में उसको डबल एंट्री पास करते जाना, जितने से कैश और बैंक का इनफ्लो और आउटफ्लो है उतना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होगा। सो ये हमारा रहा रिलेटेड टू डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में अगर हम लोग बात करें, बड़ी सिंपल मेथड है, पहले इसके लॉजिक को समझना, ठीक है। हमको कोई इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस नहीं करना है, वो सेम रहता है, जैसा अभी करे वैसे हम कभी भी करना आगे। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसमें चेंज आता है, बड़े अच्छे से समझना, कंसेप्ट को समझना वो इंपॉर्टेंट है। हम कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, रेगुलर क्लास में तो बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझाता हूँ। ये रिविजन बैच है, तो भी जो इंपॉर्टेंट स्लाइड रेगुलर क्लास की, मैं आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही, और इसके नोट्स आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अब कंसेप्ट को समझते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आप स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देखो, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दिख रहा है आपको? नेट प्रॉफिट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको समझिए। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड में उसने इसी को स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, इसी को स्टार्टिंग पॉइंट उसने रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या लॉजिक समझना, ये नीचे वाली बात मैं करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते। सो मैंने कहा कि ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका क्वेश्चन में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉफिट, जो जितना ये प्रॉफिट है उतना ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है। क्यों नहीं है? रीजन है उसके, कैश का इनफ्लो उतने से नहीं हुआ है क्योंकि आपकी जो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपने यहाँ पे लिखे हो, उतना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं हुआ। रीजन, बहुत से रीजन, उसमें से एक रीजन कि आपने जो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में जो कुछ आइटम को आपने जो डेबिट करे, पीएनएल आइटम को डेबिट करे, वो आपके नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, आपने पीएनएल अकाउंट में डिबेंचर, सॉरी डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखो, दैट्स नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो आपने नॉन कैश आइटम को यहाँ पे लिखो, ये आइटम लिखने की वजह से ये प्रॉफिट कम हुआ है, और मैं इसे बेस मान रहा हूँ, तो वो तो नॉन कैश आइटम की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है ना। हाँ, उसी तरह कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपने राइट ऑफ करे, तो ये भी नॉन कैश आइटम में प्रॉफिट मेरा कम हुआ। उसी तरह डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को सपोज राइट ऑफ करे, तो उस यहाँ पे ये भी नॉन कैश आइटम में प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ। तो इसमें ऐसे कोई आइटम हमने ट्रेडिंग पीएनएल में लिखे जो नॉन कैश आइटम है, उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मैंने तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस माना,
लेकिन मेरे पीएनएल अकाउंट में अगर कोई आइटम डेबिट क्रेडिट नॉन कैश आइटम है तो उसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उतना कैश और का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए मुझे उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो इसको याद करने की जरूरत नहीं। जब आपने इसको बेस माने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो नॉन कैश आइटम को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ। सिंपल सी बात है। लेकिन इसी पीएनएल अकाउंट में कुछ ऐसे आइटम भी आते जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डेबिट में लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मैंने यहाँ पे डेबिट में लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जब डेबिट में लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो मैंने तो एक्सपेंस लिखा तो प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपने इंटरेस्ट पे करे तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये यहाँ पर जो मैंने तो इसको बेस माना ना, ये वाले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन मेरे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को लिखने की वजह से ये प्रॉफिट क्या हो गया मेरा कम, तो मुझे यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लिखना पड़ेगा। तो कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं जो कि नॉन कैश आइटम है, कुछ ऐसे आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइटम है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइटम है, रिलेवेंट एक्टिविटी में जाके हम उसको लिख देंगे। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इट्स ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ मेरे यहाँ पे लिखने से ये प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं इसमें ऐड करूंगा और उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाके लिखूंगा। अब क्रेडिट साइड में आप देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इट्स नॉट ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट लिखे, तो ये वाला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखे, तो ये नेट प्रॉफिट आपका बढ़ गया, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ गया और ये जाके आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ, अब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हुआ, आपने तो पीएनएल को क्रेडिट कर दिए और ये प्रॉफिट मेरा क्या हो गया बच्चे, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। जब ये प्रॉफिट मेरा बढ़ गया तो मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीव हुआ वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं उसमें से माइनस करूंगा और जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। इट मींस जब आप भी क्वेश्चन शुरू करेंगे, फर्स्ट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसको आप लिखोगे और उसके बाद ही उसमें ऐड और लेस करेंगे। तो कई बार आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट आपको जो रहता है, AS3 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला, इसलिए अपन भी वैसे स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिया होता है, ध्यान से सुनेंगे, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया होता है, वो ये फाइनल नेट प्रॉफिट आपको देता है, फाइनल नेट प्रॉफिट आपको वो यहाँ पर देता है। लेकिन हमको स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि AS3 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो मुझे वैसा ही शुरू करना रहेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, सो ऑलवेज प्रेफर गो विद अकाउंट, ऐसा रहा तो मैं अकाउंट, अभी भी मैं क्वेश्चन करूँ तो अकाउंट बनाऊंगा वहां पे। तो नेट प्रॉफिट ये आपको दिया, तो क्या होगा, इसमें अप्रोप्रिएशन वाले पार्ट है, जैसे कि डिविडेंड अगर आपने पे करे हो तो डिविडेंड आपने अगर अप्रोप्रिएशन डेबिट कर, तो ये यहाँ पे आपने डिविडेंड लिखे, कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर तो यहाँ पे आपने वो लिखे, इसको लिखे। उसके बाद वैसे टैक्स जो होता है वो अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है, तो टैक्स आपका पीएनएल में आता है। लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला, इसीलिए मैं टैक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे टैक्स अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो इधर पे आता है, पीएनएल में आता है वो। लेकिन क्योंकि AS3 ने स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला, इसीलिए टैक्स को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, या टैक्स का कोई रिफंड है तो यहाँ लिख लूंगा। तो ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएंगे, दैट विल कम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया तो एक वर्किंग नोट बना लेना, इस पोर्शन पे एक वर्किंग नोट बना लेना। ये वाला प्रॉफिट आपको दिया है, डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स रहा, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ जाएगा, और ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ध्यान से, अगर मैं इसको, मैंने कहा कि ठीक है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माना, फिर मैंने देखा कि पीएनएल अकाउंट में कुछ नॉन कैश आइटम को डेबिट करे जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, और हमने उस प्रॉफिट को बेस माने, तो नॉन कैश आइटम को ऐड करेंगे और ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी आइटम रहते हैं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज आर, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, उसकी वजह से भी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट में फर्क पड़ा है फर्क पड़ा है। तो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपन, और जो रेलेवेंट एक्टिविटी वहां पर जाके उसको लिखेंगे। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपको AS3 के हिसाब से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और क्वेश्चन में अगर आपको दिया, इस पोर्शन को वर्किंग नोट बना लेना। लेकिन और कुछ भी क्या मुझे करना रहेगा, इतना सिंपल है। एक और चीज आपके कि क्योंकि आपके कोई वर्किंग कैपिटल में चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में दो चीज आती है आपकी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी।
तो वर्किंग कैपिटल में जब भी कोई चेंज होता है, यहाँ पे देखेंगे आप स्क्रीन पे, ये करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट जब भी इंक्रीज और ये डिक्रीज मैंने लिखा, मैंने करंट एसेट को यहाँ पे माइनस लिखा, फिर प्लस, और फिर प्लस करंट लायबिलिटी, और फिर ये माइनस। ये क्या है सर, ये क्या लिखे आपने? मैं बताता हूँ, इसका लॉजिक भी बताता हूँ, मगर आपको लॉजिक बता दो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो, जब एग्जामिनेशन में जब आप करोगे, तो जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इनडायरेक्ट मेथड से आप बना रहे हो, तो सीधा सीधा आपने इसको कहीं पे लिख लेना पेपर में, क्वेश्चन पेपर में इसको कहीं पे लिख लेना आपने सीधा, ठीक है? इसको आपने लिख लिए और इसको ख्याल रखना। इसका लॉजिक में बताता हूँ क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे सिर्फ इसको फिर देखना, लॉजिक में बताओ क्या है। अब मुझे ये लॉजिक अभी यहाँ पर है। अब पहले मैं आपको करंट एसेट का एक आइटम बता दूं और करंट लायबिलिटी का एक बता देता हूँ। तो करंट एसेट में आपका डेटस और करंट लायबिलिटी में आपका क्रेडिटस, तो दोनों का मैं लॉजिक बता दूं, ऐसा क्यों बनाया गया उसको समझते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे डेटस का वो इंक्रीज क्या होता है। ये इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी के क्वेश्चन में दिए हुए, और आप इनडायरेक्ट मेथड से जब करते हैं जनरली, जब आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई रहती है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड से जनरली रहता हो। अगर आपको डायरेक्ट दिया पेमेंट रिसीव देन गो बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, सो आपको अगर वहां पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दी कि पिछले साल इतना तो इस साल इतना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ डेटर्स। सो डेटर्स मेरे को यहाँ पे डेटर्स, सपोज हमारे वाले एग्जांपल में डेटर्स मैंने यहाँ पे कितना लिया, 1 लाख रुपए ओपनिंग है। डेटर्स एक एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए मैंने 1 लाख रुपीज यहाँ पर लिखा, और क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,50,000, ये क्लोजिंग बैलेंस। तो इंक्रीज का मतलब होता है कि 1 लाख से बढ़ के वो 1,50,000 पे आया। तो इस रूल के हिसाब से ये करंट एसेट है डेटर्स, और इंक्रीज हो रहा है, क्यों? 1 लाख ओपनिंग का, क्लोजिंग है 1,50,000, तो 50,000 रुपए से डेटर्स आपका बढ़ रहा है। तो 50,000 रुपए से बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब कैश फ्लो निकालते हो, तो उसमें 50,000 रुपए इंक्रीज इन डेटर्स को माइनस करना। बट क्यों माइनस करना सर, क्यों? तो वो लॉजिक बताता हूँ। तो मैंने कहा आपसे कि ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग मैंने कहा आपसे कि ओपनिंग 1 लाख रुपीज है और क्लोजिंग 1,50,000 है। तो हमारे रूल के हिसाब से वो 1 लाख से बढ़ के 1,50,000 वो इंक्रीज हुआ, 50,000 से करंट एसेट इंक्रीज होते माइनस करना। अब लॉजिक समझते क्यों 50,000 माइनस करना। कोई हाइपोथेटिकल कोई भी फिगर ले लो सेल्स की, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए लिया। सो क्या एंट्री पास करेंगे आप क्रेडिट सेल की 5 लाख रुपए की, हम एंट्री पास करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री पास हुई यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर्स को मैंने एक ऐसी फिगर ले ली, आप भी कोई आपकी मर्जी से ले सकते हो। सो डेटर्स को मैंने 5 लाख रुपए डेबिट किया और 5 लाख रुपए से सेल्स को क्रेडिट करूंगा, सेल्स का बैलेंस ट्रेडिंग में गया। ये 5 लाख रुपया है। अब मेरे को बताओ, सारे आइटम्स को इग्नोर करो, बस इसी को समझो भी। तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। मैंने तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस माना, मगर क्या मेरे को सेल्स के 5 लाख रुपए आए क्या? नहीं सर, ये तो क्रेडिट सेल है, 5 लाख रुपए आए नहीं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 4,50,000, ये 1 लाख और 50, 6 लाख। 6 लाख में से 1,50,000 माइनस करे तो ये आता है 4,50,000। सो ये जो 4,50,000 रुपए आपका आया है, ये 4,50,000 क्या है आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो एक्चुअल में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ, 4,50,000। आपने यहाँ पे 5 लाख लिखे हो, गलत नहीं लिखे हो, सेल्स है वो, लेकिन आपने तो इस पॉइंट को बेस माने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 5 लाख का इफेक्ट आ गया, 5 लाख का है, लेकिन एक्चुअल में 5 लाख नहीं 4,50,000 ही आए, इसलिए मैं 50,000 रुपए माइनस करूंगा। दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये लॉजिक होता है इसका। लेकिन जब भी आप करंट एसेट या करंट लायबिलिटी देखोगे एग्जामिनेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड से, आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटी आपने लिखी। सो करंट एसेट करंट लायबिलिटी इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस, यहाँ पे इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, बस इस चीज को आपने लिख ली, इसको यहाँ पे लिखना है। मैं एक आपको एक करंट लायबिलिटी का भी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिटर हमारा ओपनिंग है 1 लाख और ओपनिंग और क्लोजिंग है 1,20,000, तो हमारा ये क्रेडिटर बढ़ रहा है, 1 लाख से 1,20,000 हुआ, तो 20,000 रुपए से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब इंक्रीज, ये करंट लायबिलिटी हो और वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होता है प्लस। अब हमारे रूल के हिसाब से 20,000 रुपए ऐड करो, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको आपने बेस माने 20,000 रुपए ऐड करो। तो क्यों ऐड करो, लॉजिक देखिए। परचेज हमने कोई भी परचेज ले लो 2 लाख रुपए का, तो मैंने 2 लाख का परचेज ले, मैंने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मगर यहाँ पे डेबिट करने से पीएल को, ट्रेडिंग पीएल को डेबिट करने से मेरे 2 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हुआ, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैंने बेस माना। प्रॉफिट कितने से कम हुआ, 2 लाख रुपए से कम हुआ। अब अगर देखा जाए एक्चुअल में मेरा आउटफ्लो 2 लाख हुआ क्या, नहीं सर 2 लाख आउटफ्लो हुआ ही नहीं। आपको तो आउटफ्लो पेमेंट टू क्रेडिटर 1,80,000 हुआ, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को 2 लाख से कम किया। एक्चुअल में आउटफ्लो मेरा 1,80,000 ही हुआ है, तो मैंने 20,000 ज्यादा से क्या करा, मैंने यहाँ पे आउटफ्लो 20,000 ज्यादा से बता दिया।
इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 रुपये अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 लाख लिखे, यहाँ पे प्रॉफिट 2 लाख से कम हुआ, लेकिन आउटफ्लो 2 लाख नहीं हुआ, आउटफ्लो 180 हुआ, तो आपने ज्यादा आउटफ्लो बता दिए, इसलिए 20,000 रुपये ऐड करोगे। तो बराबर वो ये लॉजिक होता है उसका, मगर बराबर यहाँ पे इसको बस एग्जामिनेशन में आपने बस इसको लॉजिक मैंने आपको बताया, वैसे डिक्रीज का भी वैसे ही है। वैसे ही बच्चों एग्जामिनेशन अभी भी अपन लोग इनडायरेक्ट मेथड पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको कहीं लिख लिया करेंगे, और जब भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी है तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज रूल लगा के ऐड और लेस कर देंगे, लॉजिक मैंने आपको बताया। तो हमारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो कुछ चेंज नहीं है, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है तो उसमें हम लोग ऐड करते जो भी नॉन कैश आइटम होते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, या आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करे, या गुडविल राइट ऑफ करे, या आपने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने राइट ऑफ करे, तो उनका आप ऐड बैक करते उससे, क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ, और नॉन अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई भी अगर आई है और हमारा प्रॉफिट पे उससे फर्क हुआ है तो प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे और रेलेवेंट हम एक्टिविटी में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड, उसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ तो मैं ऐड करूंगा, और जाके इन्वेस्टमेंट मैंने इंटरेस्ट पे कर दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दूंगा। उसी तरह हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि पी को क्रेडिट किया, तो प्रॉफिट को मैं माइनस करूंगा और जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दूंगा। और क्योंकि AS3 स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहता है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कहता है, और अगर क्वेश्चन में ये दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में वो ये वाला पॉइंट दिया तो इससे शुरू करना और इस पे वर्किंग नोट बना लेना टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड विल डू दिस एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही करेंगे, इसकी वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ऑपरेटिंग ये वर्किंग कैपिटल वाला जो पार्ट है वो इधर पे ही आता है, इधर पे ही आता है, ओके ओके डन। सो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारे इनडायरेक्ट मेथड पे। इतना सिंपल है, लोग याद करते ऐसा करो वैसा करो, कुछ याद करने का बच्चे उसमें है ही नहीं, उसमें कुछ याद करने का है कि कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज होती है, उसको अब उसको समझना है और अपने को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट को, लॉजिक को कभी साथ मत छोड़ा करो, अकाउंट्स एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहे हैं अपने से यहाँ पे, The balance sheet of Harry Limited for the year for the ending 31st March 2018 and 31st March 2017 were summarized as। अब ख्याल रखना है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने 2017 2018 मतलब आपका ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोज, तो ये पिछले साल के ये ऐसा दे देता है। कभी कभी आपको यहाँ पे 2017 दे देंगे, 2018 यहाँ दे देंगे, तो वो डेट्स को बराबर देखना। अब यहाँ पे समझेंगे बच्चों तो अपने कैसा उल्टा उल्टा देखना है, ये ऐसा ऐसा देखना रहेगा, 17 से 18 पे आना। यहाँ पे उसने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपका 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गया। पहले मैं एडजस्टमेंट कुछ देख लूँ, उस पे है क्या, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सचर, डेप्रिसिएशन ऑन कार, कार पे है, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज इन्वेस्टमेंट पे और इन्वेस्टमेंट सोल्ड, मतलब इन्हीं पे है सिर्फ, ये जो आपके यहाँ पे ये एसेट्स दिख रही है और इन्वेस्टमेंट, इन पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमसे कहते हैं कि आपके रिजर्व सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 1 लाख का तो बढ़ के 1,20,000 हो गया। सो आपका क्या हो गया, या आपने शेयर्स इशू करेंगे, तो शेयर्स इशू करे वो कौन सी एक्टिविटी होगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हुआ, 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हुआ, मतलब कितने से बड़ा, 20,000 रुपए से बड़ा, 20,000 रुपए से बढ़ते आप लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये देखो 20,000 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद वो कहता है हमको यहाँ पे रिजर्व का उसने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखो यहाँ पे ओपनिंग उसने दिया आपको 8,000 रुपए और क्लोजिंग अपने को दिया 9,000, ठीक है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ट्रेड पेबल 5,000 से बढ़ के 8,000 हुआ, तो ट्रेड पेबल, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया था, उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पे कि भाई करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको लिख लेना आपने, लॉजिक में आपको बताया। तो जो आपका ट्रेड पेबल है 5,000, ट्रेड पेबल क्या है आपका करंट लाइबिलिटी, वो 5,000 से बढ़ के 8,000 इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 3,000 रुपए से। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज क्या है, प्लस, ये देखो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज क्या करना है, प्लस, कितने से, 3,000 रुपए से। तो यहाँ पे देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3,000 रुपए से इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 3,000 रुपीज। फिर आपको कहता है इनकम टैक्स पेबल, तो इनकम टैक्स पेबल ये एक अकाउंट मैंने बनाया, इनकम टैक्स पेबल। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया उसका 2,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया आपको 4,000, तो ओपनिंग बैलेंस दिया उसने 2,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया आपको 4,000। अब ख्याल रखना
अगर आपको इनकम टैक्स कितना पे किया क्वेश्चन में बताया तो वो मानना है। अगर एक और चीज यहाँ पे, वैसे आपको उसने इस साल का ये इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है इस क्वेश्चन में 8,000, और आपका जो इनकम टैक्स है 3,000, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वैसे तो पीएनएल में होता है लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये जो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है ना, उसमें ये 3,000 रुपये से डेबिट हुआ। सो आपका ये इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट में 3,000 रुपये से क्रेडिट हुआ। तो आपकी यहाँ पे टोटल आती है 7,000 रुपये, ये टोटल 7 होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 7 में से 4 गए, 3,000 नहीं 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 5,000 हो ना, 2 और 3 5, सॉरी 5 में से फिर 4 गया, तो आपका एक्चुअल में इनकम टैक्स पेड कितना आ रहा है यहाँ पे, इनकम टैक्स पेड, एक सेकंड, ये कितना है आपका, 2, मैंने कुछ गलत लिखा, एक सेकंड, 2 है वो, नीचे डिविडेंड का लिख लिया। ओके, इनकम टैक्स ओपनिंग है 2, क्लोजिंग है 3, और पीएनएल में हुआ 3 से डेबिट, तो यहाँ पे 3 से क्रेडिट हुआ। तो ये इनकम टैक्स जो अकाउंट है, आप यहाँ पे टोटल आ रही है इसकी 5, यहाँ पे आना चाहिए 5, तो ये बैलेंस आ रहा है 2,000। तो एक्चुअल में आपने इनकम टैक्स कितना पे करे, 2,000 रुपये। तो देखेंगे आप इनकम टैक्स पेड हुआ आपका 2,000 रुपये, सिंपल। उसी तरह डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड, अब डिक्लेयर डिविडेंड ये लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग कितना दिया यहाँ पे 2,000 रुपये, क्लोजिंग कितना दिया बच्चों 4,000 रुपये। मगर आपने इस साल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितने से डेबिट किए थे डिविडेंड को, 4,000 रुपये से, तो डिविडेंड पेएबल को आपने 4,000 से क्रेडिट करे। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पे, तो 6 में से 4 के 2, तो आपने डिविडेंड भी कितना पे करे, 2,000 रुपये पे करे। तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटी, डिविडेंड पे करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये देखो यहाँ पे 2,000, सिंपल। ओके, उसके बाद आपसे बिल्डिंग, आपसे ये सारी चीजें, ओके। अब बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे वो कहता है अपने से कि बिल्डिंग के बारे में मैं अकाउंट बना लेता हूँ, वो सबसे आसान चीज होती है। तो 3 अकाउंट बनाता हूँ क्योंकि उन पे एडजस्टमेंट है, मैं लिख भी देता हूँ। एक है आपका बिल्डिंग अकाउंट, एक है आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट, और एक है आपका कार अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट भी मैंने यहाँ पे बना दिया। बिल्डिंग का ओपनिंग है आपका 20,000 रुपये, बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है आपका 20,000 रुपये, और क्लोजिंग कितना है आपका 19,000 रुपये। फर्नीचर का ओपनिंग है, एक मिनट देखो, 20 और 19 ऐसे ऐसे आना है भाई, ये उल्टा, 22,000 फर्नीचर का ओपनिंग है, क्लोजिंग है आपका 34,000। कार का ओपनिंग है आपका 16,000 रुपये, और क्लोजिंग है आपका 25,000 रुपये। क्लोजिंग कितना है आपका 25,000 रुपये। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है, तो उसका भी अकाउंट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का आपका ओपनिंग कितना है 28,000, और क्लोजिंग कितना है 32,000। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट दिया ना, जिसपे उसके अकाउंट्स बना लेना, वर्किंग नोट, ठीक है। अब यहाँ पे करंट एसेट में ये वर्किंग नोट, इस पे मैं आऊंगा वापस, ये जो 4 अकाउंट बना। अब यहाँ पे जो आपने करंट एसेट, इन्वेंट्री आपकी 8 से बढ़ के 8,000 से बढ़ के 14,000 हुई। सो इन्वेंट्री आपकी क्या करंट एसेट है, इन्वेंट्री क्या आपकी करंट एसेट है, और 8 से बढ़ के 14,000, 8,000 से बढ़ के 14,000, और वो इंक्रीज क्या करना है अपने को, माइनस। तो ये माइनस कितने से बड़ी, 6,000 रुपये से। तो ये 6,000 रुपये से देखो यहाँ पे माइनस करी 6,000 रुपये से। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है आपका ट्रेड रिसीवेबल 6 से बढ़ के 8 हुआ, तो करंट एसेट इंक्रीज हुआ, तो माइनस करते कितना है बच्चों, 2,000 रुपये से। 2,000 रुपये यहाँ पे क्या किए, माइनस। ओके, 2,000 रुपये क्या हुआ, माइनस करेंगे उसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर कैश का ओपनिंग बैलेंस है 17,000, क्लोजिंग है 12, तो 17 से 12 हुआ, तो अपने नेगेटिव देखो, 17 से वो 12 हुआ, तो ये नेगेटिव कम आएंगे, नेगेटिव आना चाहिए आपका, जो तीनों का जब आप टोटल करेंगे ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, वो नेगेटिव आना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे सारे आइटम, अब ये कुछ भी नहीं है, ये जो आपका ये जो वाला पार्ट है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला ये पार्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी उसने दिया, और कितना हजार है, 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये से आपने टैक्स कितना था, 3,000 रुपये, और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ठीक है 5। डिविडेंड आपने कितना दिया, डिविडेंड आपने दिए 4,000 रुपये। तो वो जो क्लोजिंग जो बोल रहा है वो 1,000 रुपये बोल रहा है, ठीक है, क्लोजिंग कितना बोल रहा है, 1,000 रुपये। तो 8 का ही डिटेल है कि भाई 3, 4 और ये 1 है ना, 3 आपने क्या पे करे, टैक्स में का प्रोविजन, उसके बाद डिक्लेयर डिविडेंड 4, और 1,000 रुपये ये आपका रिटेन्ड प्रॉफिट जो बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर, यहाँ पे तो बोलेंगे 8 से 9 हुआ, 8 से 9 इसलिए हुआ क्योंकि एक जो रिटेन्ड हुआ ना आपका, उससे आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पिछले साल का 8 था, इस साल का 1 बचा हुआ है, तो वो 8 का 9 हो गया, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे हम आते, उसने सबसे पहले बोला कि डेप्रिसिएशन, क्या एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, हाउ मच
1000. So depreciation account debit to building account how much 1000. तो depreciation मैं building account को पहले यहाँ पे क्रेडिट कर देता 1000 रुपए से, लेकिन डेप्रिसिएशन कहाँ गया? पीएनएल अकाउंट में, और पीएनएल अकाउंट में गया वो तो नॉन कैश आइटम है, तो हमको उस प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 8000 जो 8000 जो यहाँ पे ये 8000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिया है क्वेश्चन में, इसमें मेरे को 1000 रुपये डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम है। उसके बाद हमसे यहाँ पे सेकंड कहते हैं फिर यहाँ कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर द ईयर ₹2000 कितना है? 2000 रुपये। तो यहाँ पे एंट्री पास होंगी इसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 2000। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट अपन ने बनाया, उसको क्रेडिट करा मैंने यहाँ पे 2000 रुपये से, लेकिन ये डेप्रिसिएशन कहाँ गया होगा? पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन गया होगा। तो पीएनएल अकाउंट में जब ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो डेप्रिसिएशन की बात का है। तो भाई पीएनएल में तो हमारा उसका प्रॉफिट कम होगा, तो उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो नॉन कैश आइटम ये 2000 रुपये यहाँ पे लिखा, इनर कॉलम में आउटर कॉलम में इसको लिखेंगे। अब उसके बाद थर्ड कहता है हमसे डेप्रिसिएशन कार फॉर द ईयर ₹5000। पूरा डेप्रिसिएशन कितना है कार पे? 5000 इस साल का, तो उसके एंट्री पास करे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू कार अकाउंट। तो कार को मैंने 5000 रुपये से क्रेडिट कर दिया डेप्रिसिएशन, और पीएल में डेप्रिसिएशन गया होगा तो नॉन कैश आइटम है टोटल आपका 1, 2 और 5 कितना आ गया आपका? ये 8000 रुपये आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि वन कार वॉज डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹3400 हुज रिटर्न ऑन वैल्यू वॉज ₹2000। एक कार आपने कोई बेचे जो कि 3400 में बेचे जिसकी वैल्यू 2000 थी, तो इसकी एंट्री क्या पास होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3400 टू कार अकाउंट 2000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 1400। सर आपने कार को बेचे तो ये आपने कार को बेचे तो ये आपने कार को बेचे तो आपके पास पैसा आया, तो ये सेल ऑफ कार फिक्स एसेट बेचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये देखो 3400 ये आया आपका। उसके बाद आपने कार को क्रेडिट करे 2000 से, तो कार अकाउंट ऊपर बनाया, कार को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 2000 रुपए से। ओके उसके बाद यहाँ पे फिर आपने प्रॉफिट था 1400 का, ये प्रॉफिट कहाँ गया? पीएनएल में, मगर ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा? मगर वो प्रॉफिट बढ़ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1400 को यहाँ से हटाएं और ये 1400 को वहां से हटा दिया। ओके, वो जितना पैसा है आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दी 3400। अब उसके बाद हमसे नेक्स्ट कहता है फोर्थ पॉइंट इन परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर ₹6000। सो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करे आपने 6000 रुपये से, आपका आउटफ्लो थे आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर 6000 रुपये का आउटफ्लो बताया। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट भी के सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹10,000 आपने 10,000 में बेचे, सो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 दिस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ₹2,000। सिर्फ 2000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट था, सो तो इन्वेस्टमेंट उसको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे आप 2000 से, 10,000 में बेचे 2000 की चीज को, तो आपको 8000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000। अब 10,000 रुपये बेचने पे आए, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 करें। दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो 2000 से, तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे बना रखा, उसको क्रेडिट करा मैंने 2000 रुपये से, और आपका प्रॉफिट हुआ 8 से, तो आपने पीएनएल को क्रेडिट करे होंगे। अब पीएनएल को क्रेडिट करे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया होगा, मगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं, तो हमको ये 8000 रुपीज वहां से माइनस करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है ये 8000 रुपीज हमने यहाँ से माइनस की। अब जो भी आपने अकाउंट बनाए उसको आप क्लोज करेंगे। सबसे पहले आपने ये बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर, फिक्सचर, कार और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इससे मिसिंग फिगर कोई रही तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्डिंग में अगर देखो तो डेबिट की भी टोटल 20,000, क्रेडिट की भी टोटल कितनी 20,000 है। लेकिन फर्नीचर और फिक्सचर्स में देखो तो क्रेडिट की टोटल है 36 कैसे हो 22, और मैंने एक जीरो ज्यादा लिखा गया यहाँ पे फर्नीचर में, एक सेकेंड, 22,000 है। ओके, तो ये 30, ये कितना हो गया आपका 34 + 2 36 - 22, तो आपका 14,000 रुपीज से डेबिट साइड शॉर्ट जा रहा है। फिर आप फर्नीचर फिक्सर्स को कब डेबिट करते हो? जब परचेज करते हो, तो दिस परचेज ऑफ फर्नीचर आउटफ्लो। देखो आप यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर ये 14,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे कार की बात करें तो क्रेडिट में 5 और 2 7 और 25 32 - 16, डेबिट साइड आपका 16,000 रुपये से शॉर्ट जा रहा है। तो आपने कब अपने डेबिट करेंगे? कार को जब खरीदे होंगे सॉरी, तो आपने कार खरीदे होंगे तो आउटफ्लो है 16,000 रुपये का। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 16,000 रुपये आपका।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो तो 28 और 6 डेबिट की टोटल हो रही 34, क्रेडिट की भी हो रही 34। डन। सब यहाँ पे हो गई सारी चीजें अपना। ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव, ये आपका इन्वेस्टिंग और ये आपका फाइनेंसिंग, टोटल करे 5। इस तरीके से क्रॉस चेक हो जाता है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में 5,000 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस बेसिक जो चीज़ होती है उसको थामे रखना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन अभी हमको करना है इस पे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसा है, मैं इस तरह के क्वेश्चन चूज करता हूँ कि उसमें मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट उस चैप्टर से रिलेटेड है वो आ जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान से आप इस चीज को आप सुनेंगे। सो फ्रॉम द फॉलोइंग information prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2019। अब यहाँ पर अपने को उसमें बैलेंस जो दिया है यहाँ पे 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, तो इसी तरीके से ऐसे उल्टा देखना अपने को रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि अपने को वहाँ पे से नोट्स टू अकाउंट 1 2 3 4 ये नोट्स टू अकाउंट में दिए, तो वहाँ पे जाके देखना रहेगा। अब क्या चीज़ हुई यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसने कहा नोट 1 में जाओ, तो नोट 1 में अपन चले गए। यहाँ पे वैसे ओपनिंग था 3 लाख, क्लोजिंग 3,50,000 हुआ, 50 से बड़ा। लेकिन नोट 1 में जो हमारा डिटेल हो सकता है कि 2 शेयर से इक्विटी और प्रेफरेंस, तो ये आया हम लोग नोट 1 पे। यस, इक्विटी आपका 1,50,000 ओपनिंग था और क्लोजिंग हुआ 2 लाख, तो 1,50,000 से बढ़ के वो कितना हुआ 2 लाख, सॉरी 1,50,000 से बढ़ के 2,50,000 हुआ। मतलब आपने शेयर्स इश्यू करे। तो एक बार कभी भी एडजस्टमेंट पढ़ लेना, ऐसा तो नहीं है शेयर्स आपने कोई एसेट परचेज करे उसके लिए इशू करे या कोई बोनस शेयर्स, ऐसा तो नहीं है। तो ये आपका 18% डिबेंचर, सॉरी 18,000 आपका डेप्रिसिएशन है आपका प्लांट एंड मशीनरी पे। पीस ऑफ लैंड फॉर इसका अपने कैपिटल रिजर्व पे है, प्लांट पे है, डिविडेंड है, और उसके बाद इंटरिम डिविडेंड नॉन, ठीक है नहीं है शेयर्स पे कुछ, तो मतलब आपने शेयर्स इश्यू करे। तो 1,50,000 के शेयर्स बढ़ के 2,50,000 हो गए, मतलब आपने 1 लाख के शेयर इश्यू करे। जब 1 लाख के शेयर इश्यू करे तो वो कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वो कम हुए 1 लाख से 1,50,000 से कम हो के 1 लाख पे आ गए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है लेकिन ये रिडेम्पशन हो रहा है, वो 50,000 से कम हो रहे, तो आउटफ्लो रिडेम्पशन में पैसे देते थे, देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस 50,000 वो हम निकालेंगे यहाँ पे आउटफ्लो। उसके बाद आगे बढ़े और फिर यहाँ पे नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 तो नोट 2 में गए, ध्यान से बच्चों। तो नोट 2 में जब आप यहाँ पे गए तो यहाँ पे ओके, नोट 2 में यहाँ पे जब गए, ओके सो यहाँ पे पता चलता है रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व था आपका वो 20,000 से बढ़ के 30 हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 18 से 27 हुआ। कैपिटल रिजर्व पहले कुछ भी नहीं था और वो यहाँ पे 25,000 हो गया। अब अगर अपन यहाँ पे इसके ऊपर एक वर्किंग नोट बना हुआ है आपका, वर्किंग नोट नंबर 4। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमको, एक सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग, एक सेकेंड, रिजर्व पीएनएल का, पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया 18,000 रुपए और क्लोजिंग कितना दिया 27,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 18,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 27। लेकिन इसमें से कोई ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट जो आपको समझाया था वाला पार्ट है। अब इसमें से अगर यहाँ पे एनालाइज करें रिजर्व, जनरल रिजर्व 20 से 30 हुआ, मतलब आपने 10,000 से बढ़ाए। तो 10,000 कहाँ से आया, आपने 10,000 पीएनएल अप्रोप्रिएशन से लेके आए ना, ट्रांसफर टू रिजर्व, इसलिए यहाँ पे ये 10,000 रुपीज लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद ये जो कैपिटल रिजर्व है इस पे एक एडजस्टमेंट है। तो मैं कैपिटल रिजर्व एक्चुअल में पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं गया, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक अकाउंट बना रखता हूँ जिसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल रिजर्व का कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ये 25,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना 25,000 रुपए। ओके, वो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन से 25 नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों, नीचे एडजस्टमेंट में बोला उसने। उसके बाद यहाँ पे हम कहता है वो कि करंट लाइबिलिटी आपकी 44,000 से बढ़ के 65 हो गई, ये ट्रेड पेबल। तो जब आपने देखो ये रूल यहाँ पे आपने लिखे थे, जब करंट लाइबिलिटी बढ़ती है इंक्रीज, तो क्या करना है आपको प्लस। तो आप यहाँ पर इसको प्लस कितने से डिफरेंस आ रहा है वो आपका 44 से 65, 21,000 से वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 21,000 रुपीज से क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे।
ये 21,000 इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी 27,000 से, इस पे भी नोट 3 है, तो वहाँ पे देख लो 27 से 37 क्यों हुआ। तो मैम वहाँ पे जाते अदर करंट लाइबिलिटी, वहाँ पे एक्चुअल में अदर करंट लाइबिलिटी जो है आपको ट्रेड, ये डिविडेंड पेएबल है बच्चों। तो डिविडेंड पेएबल है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 27,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 37,000। तो डिविडेंड अभी इसको रहने देते, अपन देखेंगे डिविडेंड कुछ पे करे, कुछ दिया है कि क्वेश्चन में आगे, जब अपन उसके बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहता है, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन अकाउंट भी बना लो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, ये डिविडेंड पेएबल अकाउंट है, और मैं एक और अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पे टैक्स प्रोविजन अकाउंट, ठीक है, टैक्स प्रोविजन अकाउंट। सो टैक्स प्रोविजन का आपका ओपनिंग कितना है 28,000, क्लोजिंग 32। तो ओपनिंग में यहाँ पे लिखता हूँ 28,000 और क्लोजिंग कितना है आपका 32,000। ओके, अब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आगे देंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे टेंजिबल में भी आपका नोट 4 है, तो नोट 4 में चले जाओ। अब आपका लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत से अकाउंट्स बन रहे, कुछ नहीं होता लेकिन अकाउंट्स बना लो इवेक्ट से। यहाँ पे मैंने इसमें भी सोल्यूशन में बने हुए होंगे शायद ही। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, ओके, प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यहाँ पे इसके तो बने हुए, तो वो ठीक है। ये 3 अकाउंट मैंने यहाँ पे बना लिए, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड पेबल, टैक्स प्रोविजन। ये बाकी तो यहाँ पे बने हुए। ये लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग है आपका 1 लाख, क्लोजिंग 75। सो लैंड एंड बिल्डिंग में ओपनिंग है आपका 1 लाख, क्लोजिंग है आपका 70 पे। एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 90, क्लोजिंग 1,91,000, ओपनिंग 90, क्लोजिंग 1,91,000। ओके, इसको भी हमने यूटिलाइज कर ली। उसके बाद आगे वो कहता है इंटेंजिबल एसेट 60 से 47 पे, तो वो सेल ऑफ जनरली वो नहीं होता, इंटेंजिबल गुडविल और राइट ऑफ करे होंगे। तो राइट ऑफ कितने 60 से 47, कुछ क्वेश्चन में इसके बारे में बोला है कि राइट ऑफ की, ऐसा नहीं, लेकिन वो वही है, राइट ऑफ ही है। अगर कुछ नहीं बोलता वही अज्यूम करें, उसको राइट ऑफ करे। 60 से 47, तो 47 से आपने 60 से 40, 33 से कम हुआ, तो पीएनएल में क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 13,000 रुपये लिखा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 60 से 47, यस 13,000, तो 13,000 आपका ये गुडविल को राइट ऑफ करा आपने, पीएनएल में क्या होगा, प्रॉफिट कम, तो ये आपने ऐड करे उसको। उसके बाद यहाँ पे आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट पे अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है 35, अकाउंट बना हुआ है। ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है आपका 35,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्रीज 85,000 से वो कितनी हो गई 78, 7,000 रुपए से कम हुई है। तो करंट एसेट जब कम होती है, डिक्रीज होती है, तो ऐड करते से 7,000 रुपीज आपने यहाँ पे ऐड करे, टोटल 28 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल 75,000 से वो बढ़ के कितना हो गया, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, कितने से बढ़ा 1,08,000 माइनस 75,000, 33,000 से बढ़ा है। तो जब करंट एसेट बढ़ता है, इंक्रीज, तो क्या करते हैं आप, माइनस। तो आपने यहाँ पे 33,000 रुपीज ये क्या करे, आपने माइनस किए। उसके बाद सारी फिर कैश का ओपनिंग है 17, क्लोजिंग है 32,000, तो यहाँ पे आपने 17,000 रुपये ये ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग 32। तो 32 माइनस 17, तो आपका 15,000 से ये यहाँ पे 15,000 ही आपकी टोटल आना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की टोटल। अब ये सारी चीजें हो गई। अब एडजस्टमेंट देखेंगे यहाँ पे 18,000 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट एंड मशीनरी। क्या एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन पीएन में आपने डेबिट करेंगे, तो डेबिट की तो प्रॉफिट कम होगा, तो आप इसको यहाँ ऐड करेंगे। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन 18,000 क्रेडिट कर दिया गया। उसके बाद वो कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं, ठीक है। ए पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर ₹50,000, कितने में बेचा आपने लैंड, 50,000 रुपए में। The balance has been revalued. Profit on such sale and profit being transferred to capital reserve. There is no other entry in capital reserve account. Very interesting. पहले तो कहता है कि 50,000 रुपए से लैंड बेचा, तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लैंड अकाउंट। तो बैंक जैसे ही आया कैश फ्लो स्टेट में आपने सेल ऑफ लैंड ये 50,000 लिखे, और यहाँ पे लैंड अकाउंट को 50,000 रुपए से क्रेडिट करे। अब ये जो डेबिट साइड आपका यहाँ पे शॉर्ट जा रहा है, कितने से शॉर्ट जा रहा है, 25,000 रुपए से।
तो वो बोलता है जो भी आपने रीवैल्यू करे या जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को आपने क्या करे, जो रीवैल्यूएशन करे या जो सेल ऑफ पे जो प्रॉफिट है उसको आपने पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करे, इस प्रॉफिट को कहते हैं उन्होंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये एंट्री पास हुई, लैंड अकाउंट डेबिट 20 बैलेंसिंग फिगर 25,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000। सो लैंड अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000। सो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो मैंने बनाया वो आपने 25,000 से क्रेडिट करे अगेंस्ट लैंड। तो ये तो क्लोज हो गया ना, आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो क्लोज हो गया। आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन से 25,000 रुपए नहीं लेके आए थे, वो आपने लैंड बेची तो प्रॉफिट उस पे हुआ था, या आपने रिवैल्यू करे उस पे जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट 25,000 जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल रिजर्व में है, और इसका क्लोजिंग भी 25 है और कोई इसमें एंट्री नहीं है, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आया ही नहीं। इसलिए मैं आपने वर्किंग नोट नंबर 4 जो आप पीएनएल बनाए वहां पे टू फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां पे ये नहीं लिखा गया है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट कहते हैं कि ए प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹12,000, WDV बीइंग ₹15,000 ऑन द डेट ऑफ सेल आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपने बेचे, डेप्रिसिएशन चार्ज करे, बस यहाँ पे उसको आपने बेचे 12,000 रुपए में। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, 15,000 रुपए का प्लांट उसकी वैल्यू थी तो 15,000 क्रेडिट करे, तो आपका लॉस हो गया ना 3,000 रुपए का। 15,000 की चीज को आपने 12 में बेची, तो पहले बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल ऑफ आपने प्लांट 12,000 पहला टू प्लांट अकाउंट, तो देखो ये प्लांट को 12 से उसने क्रेडिट करा। ओके, टू हाँ प्लांट को उसने क्रेडिट किया 12 से, अच्छा, और 3,000 रुपये ये लॉस, ठीक है ठीक है। अब एक ही बात है, यहाँ पे एंट्री पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 12 से वहां पे ले गया, प्लांट को 15 से क्रेडिट करे तो 15 से प्लांट को यहाँ क्रेडिट कर दिए, 12 और 3 सही है। और 3,000 रुपये जो लॉस वो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, जब पीएनएल में डेबिट होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो 3,000 में क्या करना पड़ेगा, ऐड। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे 3,000 रुपये क्या करा गया, वहां पे ऐड करा गया है। उसके बाद हमसे कहता है कि डिविडेंड रिसीव्ड, इसकी एंट्री में कहा, यहाँ लिख दूंगा, डिविडेंड रिसीव्ड amounted to rupees 2,100 which included pre-acquisition dividend of rupees 600। वो कहता है कि डिविडेंड अपने को रिसीव्ड हुआ, कितने का डिविडेंड रिसीव हुआ, 2100। सो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट 2100, उसमें से 600 प्री एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट में डिविडेंड, तो आप वो पीएनएल में नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करते। सो बैंक अकाउंट डेबिट, स्क्रीन पे दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये आपका डिविडेंड इनकम, पहले तो डिविडेंड इनकम जो वो आपकी है 1,500 बताओगे, और आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 600 लेके जाओगे, क्योंकि आपका वो 600 आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, आउट ऑफ कहाँ से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से हुआ है। ओके ठीक है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपने ये पहले पैसा 2,100, तो आपने यहाँ पे इसको लिख दो 2,100, 2,100 यहाँ पे लिखे, जो आया आपका डिविडेंड, या आपने लिख दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,100। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में उसने अपने से कहा, यहाँ पे इधर गया भाई 2,100, ठीक है, डिविडेंड आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रहे होंगे तो प्रॉफिट वहां पे बढ़ा होगा, तो यहाँ पे 1,500 को देखो माइनस करे, पीएनएल में 1,500 ही गया है, और 600 रुपये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाए इन लोगों ने यहाँ पे, हाँ बनाए, ये 600 रुपये इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे क्या करे, क्रेडिट करे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंट्रीम डिविडेंड पेड ₹10,000, तो इंट्रीम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे पहले तो ये 10,000 रुपये आपके आउटफ्लो, या आपने यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ पे लिखे, और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आपका 10,000 रुपये, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन से कितना है आपका 10,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ये जो दो चीज, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स 31 मार्च 2018 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19। अब देखो यहाँ पे जो ये आपका टैक्स का है, आप सॉरी ये डिविडेंड आपने जो पे करें, डिविडेंड, एक मिनट पहले इस पे आ जाते हैं टैक्स पे, तो आपका जो टैक्स है, आपका टैक्स कितना अमाउंट आपका है यहाँ पे, ये जो टैक्स है आपका, ये 28,000 पिछले साल का इस साल पे करे बोलता है, ये 28,000 रुपये, ठीक है। तो ये 28,000 रुपये पे करे, तो आपने देखिए 28,000 रुपीज यहाँ पे माइनस करेंगे, लेकिन ये जो फिगर आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 32,000 आएंगी, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में गई होंगी, तो यहाँ पे देखो 37,000 हो, एक मिनट कितना है वो 32,000, ये 32,000। इसी तरह डिविडेंड का कहना भूल गया था, डिविडेंड आपका कितना था यहाँ पे 27,000, ये तो आप इंट्रीम डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, इंट्रीम डिविडेंड पेड वो अलग है,
ये 27,000 रुपये अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आपका जो ओपनिंग है वो आपने इस साल पे करे, तो 27,000 रुपीज ये डिविडेंड आपने पे करे। ये दो है, ये फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड है। और जो आपका यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है 37,000, जब कुछ नहीं बोला है कितना पे, तो जो ओपनिंग होता है डिविडेंड टैक्स वही हमने पे करे होते हैं। ओके, सो आपका 37,000 रुपीज ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है ये आपने अप्रोप्रिएशन से लाएंगे, तो अप्रोप्रिएशन में आपके 37,000 यहाँ पे दिखेंगे। अब हमने सारी चीजें लिख ली, अब एक एक करके वर्किंग नोट आप क्लोज करते जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में अगर तो वो तो हो गई है। वर्किंग नंबर 2 में डेबिट साइड 1,34,000 से शॉर्ट जा रहा है, तो आपने परचेज किया है ना, जब भी शॉर्ट जा रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक, तो 134 यहाँ पे आउटफ्लो, यहाँ पे लिखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। वर्किंग नोट नंबर 3 में आपका डेबिट साइड शॉर्ट जा रहा है 25,600 से, तो वो आपने परचेज किया जब भी डेबिट साइड शॉर्ट जा रहा है 25,600 से, तो आपका यहाँ पे 25,600 ये आपका आउटफ्लो। और उसके बाद यहाँ पे सारी फिगर्स लिखे बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर 98 था, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की स्टार्टिंग पॉइंट आया वर्किंग नोट नंबर 4 से, बस आपने टोटल आउटर कॉलम पे लेते गए और आपका ये आखिरी में ये आ गया आपका, ये जो आपका नेट इंक्रीज जो है 15,000 रुपये। सो हमारा यहाँ पे 17 से 17 से 32 हुआ, तो हमारा इंक्रीज भी कितने से हुआ बच्चों, आपका ये 15,000 थे, तो वो इंक्रीज भी आपका 17, ओपनिंग 17 था, क्लोजिंग 32 हुआ, तो 15,000 रुपए से वो इंक्रीज हुआ, इसीलिए वो नेट इंक्रीज भी कितना आपका 15,000 है। ओके, वो क्रॉस चेक हो जाता है। जस्ट वन मोर क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम इसको खत्म करेंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अच्छी से बातों को सुनते जाना। The following figures have been extracted from the books of X Limited for the year ended 31st March 2004. You are required to prepare a cash flow statement. अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन ठीक है, करंट ऐसे उसने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने अपने को क्या दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छे से समझना बच्चों। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन, नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉसूट। इसको ख्याल रखना, आपने को नेट प्रॉफिट बिफोर किसको लिए, टैक्स के पहले का, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही अपने को लगता है। और उसने बिफोर इनकम टैक्स लॉ सूट, कोई एक और चीज, कोई इनकम टैक्स का लॉ का सूट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, उसके पहले का प्रॉफिट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बट आफ्टर, मगर किसके बाद है बच्चों, बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम, ये जो आपको आइटम वहां पे दिए हुए नीचे उसके बाद है। तो पहले हमसे कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका 20 लाख रुपए, तो यहाँ पे इसने 20 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वो हमने लिख लिया। अब वो कहता है कि लेकिन ये किसके बाद है, डेप्रिसिएशन के बाद है, मतलब ये जो 20 लाख रुपए मैंने लिखा वो डेप्रिसिएशन के बाद है, तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट किए होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो 5 लाख रुपए ये डेप्रिसिएशन ऐड किए। उसके बाद वो कहता है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ ₹30,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी पीएनएल में डेबिट करे, कितने से, 30,000 रुपए से। आफ्टर है, ये आफ्टर, ये आइटम जो लिखे उसके बाद है, जो प्रॉफिट आया ना आपका 20 लाख रुपए, ये आइटम के बाद है। तो ये आपने 30,000 रुपए पीएनएल में डेबिट कर, तो प्रॉफिट कम होंगे, नॉन कैश आइटम है, तो उसको अपन 30,000 रुपीज को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड ₹3,50,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपने पे करो कितना, 3,50,000 रुपए, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, हाँ दिक्कत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो ये आप 3,50,000 से भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। लेकिन ख्याल रखना ये कौन सी एक्टिविटी इंटरेस्ट पे करा आपने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो उन्होंने 3,50,000 रुपए यहाँ पे माइनस करे। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहता है कि बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख, बुक वैल्यू 3 लाख की, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,20,000 का, 3 लाख की चीज को 3,20,000 में बेचे। बहुत अच्छे सोचना, एंट्री फॉर्म करा करो, बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000, यस, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। तो मैं गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे ये 3,20,000 ये का बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, तो 20,000 पीएनएल में गया है वो, तो वहां पे प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, तो मेरे को प्रॉफिट यहाँ से कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो 60,000 रुपए ये आया, 60,000 रुपए, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्ट रिसीव्ड वो आपने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो पीएनएल में के बैलेंस के इंटरेस्ट, तो आपने पीएनएल का प्रॉफिट 60,000 रुपए से बढ़ गया होगा, तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 60,000 रुपए से कम। ओके, अब यहाँ पे उसने आगे ये पॉइंट हमसे कहा कि वो कहता है कि यहाँ पे
कंपनसेशन रिसीव्ड ₹90,000 बाय द कंपनी इन ए सूट फाइल, कोई केस फाइल करे, सूट चल रहा, हमको कंपनसेशन मिला 90,000 रुपए, लेकिन क्या ये 90,000 रुपए पीएनएल में गया है क्या? सोचने वाली बात है। नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने हमने को बोला था बिफोर टेकिंग इनटू इनकम टैक्स और इनकम फ्रॉम लॉ सूट। तो ये जो लॉ सूट है 90,000 रुपए, इसके पहले का प्रॉफिट है ये 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए जो है ये 90,000 के पहले का प्रॉफिट है। ये जो 20,000 है 90,000 के पहले का प्रॉफिट है बच्चों। तो 90,000 उसमें पीएनएल में हमने नहीं लिखे थे, इसीलिए ये 90,000 रुपए का यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करो। बाकी सबका मैं कर रहा था, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम, सबका किया, लेकिन ये कंपनसेशन का नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुआ। दूसरी चीज, अभी कंपनसेशन रिसीव तो हुआ, कौन सी एक्टिविटी है? तो कंपनसेशन अब कुछ बोला नहीं अपने को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लेकिन कोई रेलेवेंट एक्टिविटी नहीं बोला, तो वी विल कंसीडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा लॉस, ये आपको 90,000 रुपए लिखा। ओके, अच्छा आप बोलते सर पीएनएल में क्रेडिट कर देता, आपने तो ऑपरेटिंग ही माने इसको। हाँ, मगर मैं यहाँ पे इसको माइनस करता। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली शो करते, तो यहाँ से माइनस करता और यहाँ पे इसको अलग से बताता। यहाँ से माइनस इसलिए नहीं करा क्योंकि उसको पीएनएल को क्रेडिट ही नहीं करा। वो 20 लाख रुपए जो है उसके पहले का फिगर किए भी होंगे, तो 20 लाख उसने पहले का फिगर अपने को बताया। तो 20 लाख के पहले का फिगर मतलब 20 लाख जो है कंपनसेशन के पहले का फिगर, कंपनसेशन के बाद का फिगर रहता तो फिर मैं बोलता यहाँ पर भी एडजस्ट करता उसको और यहाँ पर भी लिखता। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी 20 लाख को कंपनसेशन को क्रेडिट करने के पहले। ओके, अब यहाँ पे आते नेक्स्ट पॉइंट पे, और फिर वो कहता है कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,50,000 से आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,50,000। नेक्स्ट पॉइंट, अब वो कहता है यहाँ पे अपने कि 15,000 10% प्रेफरेंशियल ऑफ ₹10 ईच वे रिडीम करें, रिडीम ऑन 31 मार्च 2014 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 15,000 कैलसी में टाइप करो, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 प्लस रिडीम प्रीमियम 5% प्रीमियम प्लस 5%, तो आता है 15,75,000। अब आपने फर्दर ये आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिए, फर्दर द कंपनी इशू मतलब कोई बाहर इशू कर तो अलग अलग लिखना। तो इसकी एंट्री क्या पास होंगी पता होगा आपको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 75,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 15,75,000 और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कैश एंड बैंक। तो आप जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यहाँ पे देखो 15,75,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आया। ओके, अब उसके बाद उन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे जिसके 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, 20% प्रीमियम पे मतलब 12 रुपए पे। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो वो आता है आपका 6 लाख रुपए। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी या आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख रुपए। आउटफ्लो नेगेटिव, आउटफ्लो आपको ब्रैकेट में लिखना। ओके, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन में आपने प्रीमियम भी पे करे, सॉरी डिविडेंड पे करे। ठीक है, तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 रुपए की फेस वैल्यू, डिविडेंड फेस वैल्यू पे करते। तो 15 लाख आया, 15 लाख का 10% प्रेफरेंस शेयर्स नाम है मतलब 10% डिविडेंड है, तो 1,50,000। तो ये 1,50,000 ये डिविडेंड कैसे आया, कैसे आया? 15,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का उस पर 10% ऐसे आया 1,50,000। फिर अपने से कहते हैं कि डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 2002-03 5 लाख और इंटरिम डिविडेंड भी पे करे 3 लाख। 5 और 3 कितना 8 लाख हमने पे करे ये इक्विटी को, ये 8 लाख। तो 5 लाख प्लस ये 3 लाख, ये टोटल आपने कितना पे करे 8 लाख वो पे करे। उसके बाद कहते हैं कि लैंड वॉज परचेज ऑन 2 अप्रैल 2003 फॉर ₹2,40,000 फॉर विच द कंपनी इशू इक्विटी शेयर। देखो ये समझा करो, आपने लैंड परचेज करे बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा सिर्फ लैंड है। ओके, लैंड अकाउंट डेबिट कितना है? लैंड अकाउंट डेबिट आपका 2,40,000 रुपए की लैंड परचेस करे और उसके लिए कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू करे टू इक्विटी शेयर कितने 20,000 शेयर 10 रुपए का 20% प्रीमियम पे। तो भाई 20,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो ये कितना होगा बच्चों 2 लाख रुपए। और टू यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 शेयर कितने परसेंट प्रीमियम है 20%, तो 10 का 20% 2 रुपए, तो 40,000। तो ये एंट्री पास होगी लैंड अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। तो यहाँ पे कोई भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है नहीं, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब उसके बाद बहुत सिंपल है बच्चों, ये स्टॉक आपका यहाँ पे ये फिगर अब यहाँ पे ये और ये ऐसे चल रहा है। तो 1,20,000 से 13,18,000 सॉरी
12 लाख से बढ़ के वो 13,18,000 हुआ। कितने से बढ़ा वो आपका बढ़ा 1,18,000 से, 1,18,000 से बढ़ा वो। तो करंट एसेट आपकी जब बढ़ती तो माइनस करते, तो ये 1,18,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। उसके सन्ड्री डेटर्स 2,08,000 से 2,13,100 हुआ, तो 5,100 से बढ़ा, तो ये भी करंट एसेट बढ़ा, इसको माइनस करेंगे 5,100। ये एक्चुअली फिगर यहाँ पे आना था, गलती से वो वहाँ 5,100। ओके, उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस है 196,300, क्लोजिंग 4,300, तो 196,300 4,300, तो ये देखो कम हुआ है, कैश कम हो रही है, ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो आपका कम होते नेगेटिव डिफरेंस 156 का, तो आपको 156 यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बिल्स रिसीवल 50 से 40 हुआ है, तो करंट एसेट डिक्रीज हुए, तो इसको प्लस करते हैं अपन, तो 10,000 रुपये ये आपने ऐड किया आपने। सन्ड्री क्रेडिट 166 से बड़ी है 170 1300, तो करंट लाइबिलिटी आपकी बड़ी, कितने से बड़ी है 5,300, तो करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है, तो ऐड करते 5,300। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 75 से 81,800 है, तो ये भी करंट लाइबिलिटी बड़ी है 6,800 से, इसको भी ऐड करते। तो ये आपने ये लेस वाले थे, ये ऐड वाले, इसका नेट इफेक्ट यहाँ पे लिए, और ये आपके ये टोटल आउटर कॉलम पे लिखते गए, और यहाँ पे ये आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखे, और ये आपका टैली वो टोटल करे, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग से डिफरेंस को भी मैच करें, उतना ही आ रहा है क्या। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरी सिंपल चैप्टर, इसमें चीज क्या आती है, इनडायरेक्ट मेथड में घबराया मत करा करो। इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ इतना होता है हमारा कि इनडायरेक्ट मेथड में कि आप इस किसको बेस मानते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको आप लोग बेस मानते हो, और आपने लॉजिकली सोचना है कि क्या हुआ होगा सर, क्या हमारे प्रॉफिट पे किस तरीके से फर्क पड़ रहा होगा, और उसको आपने लॉजिक लगा के ऐड और लेस होते जाता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो आज हमने जो डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया कि एक्टिविटीज क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखे डायरेक्ट मेथड और उस पर क्वेश्चन किया, और फिर इनडायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन किए। अपने आप पे बहुत 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 भरोसा रखो। एग्जामिनेशन करीब आ रही है, बहुत डर भी लगता है, और वो बहुत नॉर्मल चीज होती है कि एग्जाम करीब आती है, कि वो जो प्रेशर होता है, प्रेशर का हम पे डर रहता है, लेकिन वो प्रेशर ही हैंडल हर सीए स्टूडेंट को करना पड़ता है। जब मैं सीए बना, या कोई भी सीए आप देखते हो, उन सब ने प्रेशर से, अगर आप भी वो प्रेशर करो, आप प्रेशर हैंडल करो, क्योंकि आप वो कोर्स करो जो बहुत ही यूनिक कोर्स है, जो बहुत कम लोग कर पाते, तो आप उन यूनिक लोगों में से, तो बच्चों आपको मेहनत भी उतनी ही करना पड़ेगा। ये प्रेशर आता है, प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस तो नॉर्मल होता है, लेकिन डिप्रेशन वाली स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। इन चीज अगर होती भी है, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना, उन्हीं, और इस वक्त ये जो आपका एग्जामिनेशन का वक्त आता है, ये कोशिश करना कि आप कम लोगों से बात करो, बहुत लोगों से बात करो। तो कई बार होता है कुछ आर्ग्यू हो जाता है, फिर अपन यही सोचते हैं उसने अपने को ये बोला, ऐसा उसको बताता हूँ मैं भी रिप्लाई दूंगा, कैसे बोला। हॉस्टल में जनरली चीजें हो जाती, तो उस चीजों को अवॉइड करना, और जितना कम लोगों से भी बात करो उतना बेहतर है। फोकस रहना, और स्पेशली सोशल मीडिया से भी बहुत 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 दूर रहना। मोबाइल स्विच ऑफ रहता तो वो भी चलेगा, लेकिन अब बहुत दूर है, मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके रखा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रात को थोड़ी देर आपने देखे, लेकिन फुल्ली फोकस अपनी पढ़ाई पढ़ाई पे ही फोकस करना, और नेगेटिव पीपल से दूर रहना। कुछ लोग ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार मैं तो एक ग्रुप भी नहीं देता, 2 सोचा था वो नहीं जम रहा, एक दे रहा हूँ एक भी नहीं देता, ऐसे लोगों से दूर रहना। वो खुद तो वो रहते ना, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम, वैसी बात हो जाती है बच्चों। तो उस चीज में जाना नहीं, पॉजिटिव रहना, अपने आप पे भरोसा करना। आप एक बहुत यूनिक कोर्स करने जा रहे हो, आपके जो पेरेंट्स बाहर बैठे वो आपका बहुत आपसे उम्मीद कर रखे, उन्होंने बहुत उम्मीद है, और उम्मीद कर रखे, और वो लोगों और उन लोगों की खुशी क्या होती है, आपकी इस वो जो जिस एज में अभी हुए, उन लोगों की खुशी क्या होती, आपकी खुशी उनकी खुशी होती, आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस, और कोई उन लोगों का नहीं रहता लाइफ में। उन लोगों को यही रहता है कि बच्चे ने अच्छे से अचीव किया तो उनकी खुशी, उनके लिए मेहनत करो, और डिप्रेशन इस सब में जाना नहीं, पॉजिटिव रहना, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप सीए बनने जा रहे हो, आप दुनिया में बहुत बहुत, आज जो आप ख्वाब देखते हो कि ये चीज करेंगे 5 साल बाद, ये तो वो ख्वाब आपके पूरे होंगे, बिल्कुल पूरे होंगे। आप हर चीज आपकी लाइफ में जो जो सोचते हैं, हर अच्छी चीज आपकी लाइफ में होगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी बहुत पॉजिटिव रहना, अपने आप पे भरोसा रखना, और पॉजिटिव नहीं मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, तो आप कर लोगे। अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव होता है, और अपने आप पे भरोसा करना, आप में इतनी काबिलियत है कि आप खुद को भी नहीं पता आप में कितनी काबिलियत है। सो टेक केयर, बाय बाय।